हेलो माय फ्रेंड्स। चलो हम लौट आए वापस अपनी कुछ समय बाद में वापस लौट के हैं। तो सॉरी फॉर दिस कि मैं वीडियो का नहीं डाल पाया। तो बढ़ते अपनी क्लासेस की ओर। आज मैं जो आपकी बुक पहले मैं कह रहा कि जो पॉलिटिकल साइंस आपकी बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत की थी, उसको मैं स्टार्ट कर रहा था। उस समय मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था। ठीक है। अब पिछली जो आपने वीडियोस देखी, पिछली क्लासेस आपने देखी, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, वो आपकी हर एग्जाम को टच करेगी, चाहे आपके स्कूलिंग लेवल की हो, चाहे आपके कॉलेज लेवल की हो, चाहे आपके कंपटीशन लेवल की हो। यहाँ तक कि जो शब्द बताऊंगा, जिस चीज के बारे में वीडियोज वगैरह डालूंगा, वो आपके आईएएस तक को टच करेंगे। यानी यूपीएससी लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम्स को वो टच करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एग्जाम क्लियर करना होता है तो हमें जो भी बुक पढ़ते हैं, उस बुक में जो शब्द रखे होते हैं, उस शब्द का अच्छे से मतलब पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें शब्द के बारे में पता होगा तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। और क्वेश्चन समझ में आने के बाद में उसका जो आंसर होता है वो हम अच्छी तरीके से दे सकेंगे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ शब्दावली वगैरह देखी है, कुछ शब्दावली वगैरह लिखी है। उन शब्दावली का, उन शब्दों का मतलब हम सीखेंगे। और उन शब्दों का मतलब समझ में आने के बाद में अपने जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही आसानी तरीके से हो पाएंगे। तो आज हमारी पहली क्लास के अंदर उन शब्दों का मतलब समझाया जाएगा। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे चलते जाएंगे, तो जब ये शब्द बीच में आएंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये जो पहले हमने शब्द सीख लिए वो आगे अपने जो मतलब कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं उनके अंदर जो शब्द आ रहे हैं, उस शब्द का मतलब हम समझ पा रहे हैं, उनका अर्थ क्या है, वो हमारे माइंड में सेट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कुछ पढ़ना हो तो उन शब्दों का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। अब आज के बाद में आपकी एक भी क्लास में से नहीं होगी, आपके डेली वीडियोज वगैरह मिलते रहेंगे और यूपीएससी लेवल तक के वीडियो है। तो इसलिए जिस किसी जब भी जो भी कोई बच्चा किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उससे मैं एक बात कहूँगा कि बेटा कि जो भी यहाँ समझाया जा रहा है आपको, उसको आप नोट करें, अपनी एक नोटबुक डालें और उस नोटबुक में नोट करते रहें। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो कोचिंग वगैरह नहीं ले पाते हैं। तो उनके लिए मैंने बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किया है। तो आप इन टॉपिक्स को देखें, आपके प्रत्येक बुक के आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। बट एट द प्रेजेंट आपको सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था की जो बुक है उसके बारे में मैं चला रहा हूँ। ये वीडियोस वगैरह मिल रहे हैं आपको और मिलते रहेंगे आगे भी रेगुलर। आज आपको ये वीडियो मिले, कल नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, उसके नेक्स्ट आपको उससे नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। इसके बाद में जैसे जैसे मेरे पास टाइम रहता जाएगा, मैं आपकी दूसरी बुक को स्टार्ट कर दूंगा। और मैथ्स की रही बात कंपटीशन लेवल की, तो वो भी स्टार्ट की जाएगी, इंग्लिश भी स्टार्ट की जाएगी। इंग्लिश में आपको हर एक टूल्स वगैरह वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करवाया जाएगा, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट वगैरह यू कैन सॉल्व योर ऑल एग्जाम्पल्स। जैसे इंग्लिश के अंदर सेंटेंस आप पढ़ते हो भाई, पार्ट ऑफ स्पीच इज द इम्पोर्टेंट बॉडी फॉर इंग्लिश, बट इट्स नॉट राइट। हाँ वेरी पॉसिबल, बट उससे पहले अपने वो बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है ना। जैसे आपने सीधा पार्ट ऑफ स्पीच चले गए, अरे उससे क्या है, पहले को टेंस भी तो आना जरूरी है। और टेंस टेंस में क्या होता है, स्टेटमेंट जो जो आपके सेंटेंस वगैरह होते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है अपने को सेंटेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद क्लोज फ्रेज क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं, और साथ में जो अपने पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का पता होगा तभी अपनी इंग्लिश जो बेहतर तरीके से हो पाएगी। और साथ में उसके सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब का मतलब तभी तो हम इंग्लिश को सीख पाते हैं। और वोकेबुलरी हम याद करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक वर्ड याद कर लिया, उसका हिंदी में क्या करें। ऐसा भी आपको इंग्लिश याद नहीं करनी है। तो इन सब का एक तोड़ है कि मैं आपको बेहतर तरीके से उन चीज़ों को दूंगा, मतलब क्या नाम आपको दूंगा, और हर चीज़ वगैरह समझाई जाएगी। तो इसलिए आप विश्वास करके मेरे साथ मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके जस्ट पास में एक बेल का एक घंटी दिखेगी आपको, बेल दिखेगी, उस बेल का आइकन को जैसे आप टच करोगे तो उसके ऊपर 3 ऑप्शन आएंगे। तो उसमें ऊपर ऊपर जाएगा ऑल नोटिफिकेशन, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जिससे कभी जब भी मैं वीडियो लूंगा तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल जब भी आप नेट ऑन करोगे तो मिल जाएगी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करें। और हाँ, साथ में ध्यान रखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों के बारे में समझे और सीखे कुछ चीज़ों का। क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं होता, तो अगर आप वो वीडियो अगर
उन तक पहुंचेंगे तो आप वो क्या करेंगे, उनसे कोई नई चीज़ वगैरह सीख पाएंगे। ठीक है, तो मैं आप भी लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, और सॉरी जो जो चैनल के जो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास में, ताकि वो भी सीख सकें। चलो आज हम बढ़ते हैं अपने भारतीय राज्य व्यवस्था की तरफ, जिसके अंदर सबसे पहले परिचय हो, परिचय में बताता हूँ कि परिचय में कौन कौन शब्द मैंने काम में लिए। पहला मैंने लिया संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान क्या होता है? संवैधानिक प्रावधान वे प्रावधान जो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। कहने का मतलब यह है कि भारत का संविधान जो है बहुत बड़ा है और संविधान के अंदर ऐसे ऐसे प्रावधान रखे गए हैं कि भारत का जो भी व्यक्ति नागरिक है या आउट ऑफ कंट्री जो भी नागरिक है, अगर वो भारत में आता है तो उसे किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। यानी अपने को अपने संविधान ने इतने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं कि अपने साथ में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। करने का मतलब यह है कि आप स्वतंत्र हो पूरी तरीके से, लेकिन आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता न छीनी जाए, न छीन सके आपकी वजह से। इस बात का आपको खास तौर से ख्याल रखना है। तो हमने क्या देखा कि संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं। संवैधानिक प्रावधान वे प्रावधान जो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, संविधान में लिखित रूप में वर्णित है, वो कौन से होते हैं? संवैधानिक प्रावधान। असंवैधानिक प्रावधान ये देखिए, असंवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं कि वे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं है और संविधान के विपरीत है। कहने का मतलब होते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान, एक ऐसा कोई अनुच्छेद जो संविधान में लिखा ही नहीं गया है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि हाँ ये संविधान में दे रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ऐसा प्रावधान जो संविधान में लिखा हुआ भी नहीं है, वर्णित भी नहीं है, जो क्या उस संविधान के विपरीत होता है। जैसे आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो पुनर्जागरण की, क्या हुआ था उस टाइम? जो क्या करते थे कि आप कुछ भी करो, 50 रुपए का 100 रुपए का आपको एक शपथ पत्र लीजिए और आप यहाँ चढ़ा दीजिए भगवान के पास, आपको वो पत्र वगैरह पहुंचा दिया जाएगा और आपके जितने पाप वगैरह धुल जाएंगे। तो वैसा नहीं है। पहले अंधविश्वास हुआ करता था, आज अगर वो नहीं, क्योंकि सब लोग एजुकेटेड हो गए, सब लोग समझदार हैं, हर एक तरीके को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, इसलिए इधर उधर की बातों में न फंसे। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? असंवैधानिक प्रावधान, यानी वे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं है और संविधान के विपरीत है, ऐसे प्रावधान कौन से कहलाते हैं? असंवैधानिक प्रावधान। ये क्या है? अमान्य होते हैं, मतलब मान्य नहीं है, जब लिखित रूप में है ही नहीं, संविधान में वर्णित नहीं है, दस्तावेजों में लिखा ही नहीं गया, तो उसको मान्य कैसे करेंगे? दूसरा, वो प्रचलन में भी नहीं है, मतलब चलते ही नहीं है। तीसरा देखिए, गैर संवैधानिक प्रावधान। गैर संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं कि वे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं है। ध्यान में इस बात का, इसमें भी ये देखा कि वे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं है, और मैंने यही इसमें भी वह देखे कि वे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं है, आगे इसमें कंडीशन, किंतु संविधान में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं करते। मतलब कुछ ऐसे प्रावधान वगैरह, कुछ ऐसे अनुच्छेद वगैरह है जो संविधान में वर्णित ही नहीं है, उसमें लिखा ही नहीं गया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि संविधान में वर्णित जितनी प्रावधान है, जो भी अनुच्छेद वगैरह लिखे हैं, उनका कोई उल्लंघन भी नहीं करता, मतलब उनकी विपरीत भी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो कौन से होते हैं अपने पास में? गैर संवैधानिक प्रावधान। ये क्या है? मान्य होते हैं तथा प्रचलन में भी होते हैं और बीच बीच में क्या करते हैं? उपयोग भी होते रहते हैं। फोर्थ पढ़ते हैं संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं कि वे प्रावधान जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा गठित किया जाए। यानी संसद क्या करेगी? कानून बनाएगी, और कानून बनाने के बाद जो भी कानून गठित करेगी, जो कानून बनाया जाएगा वो क्या होगा? आगे प्रोसेस में होगा। जैसे वे प्रावधान क्या लिखे हैं कि जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा गठित किया जाएगा। संविधि क्या होती है कि विधायिका द्वारा बनाई गई विधि, यानी रूल्स और रेगुलेशंस। कार्यकारी क्या होते हैं कि वे प्रावधान जो सरकार के आदेश प्रस्ताव से निर्मित होते हैं। कि जो प्रावधान होते हैं, जो सरकार होती है, सरकार का जो आदेश दिया जाता है, उस आदेश के बाद जो प्रस्ताव पारित होता है, वो प्रस्ताव पारित कब होगा? जब उसका निर्माण किया जाएगा, निर्मित किया जाएगा, तो प्रस्ताव से निर्मित होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कुछ संकल्पनाएं, जैसे राज्य के कुछ, हर एक जो प्रिंसिपल, कुछ की किसी व्यक्ति की कुछ संकल्पना अलग होती है, जैसे किसी स्टेट की। अब यहाँ बात की राज्य की बात की जाए, राज्यों की बात से एक बात याद आ गई अभी कि 30 मार्च क्या था?
30 मार्च को क्या होता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस। कहने का मतलब ये है कि 30 मार्च को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। तो अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य जो राज्य होते हैं उनका क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक उनका एरिया होता है कि वो एक क्राइटेरिया, एक उनकी क्या होती है, बाउंड्री, एक सीमा होती है, जिसमें ये सीमा निर्धारित होती है कि इस भूभाग के अंदर ये जितना भी हिस्सा है, क्या इसका नाम क्या होगा, एक ही स्टेट का नाम रख दिया, जैसे राजस्थान राज्य का नाम रख दिया। उसका क्या होता है, एक निश्चित भूभाग होता है, कोई सीमा रख दी तो क्या होगा, एक उसका निश्चित क्राइटेरिया हो गया, निश्चित क्या हो गया, उसका भाग हो गया। अब उस निश्चित भाग में कुछ लोग भी रहेंगे, है या नहीं है, और उन लोगों को क्या नाम दे दिया गया, जनसंख्या नाम दे दिया गया। अब जनसंख्या नाम तो दे दिया गया इन्होंने, लेकिन जनसंख्या को कंट्रोल कैसे किया जाए, कंट्रोल भी बहुत जरूरी है उन पर। तो इन सभी लोगों का कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या बनाई गई है कि सरकार बनाई गई, एक व्यक्ति की, एक पार्टी ने बनाया गया, और उसे हम क्या, और हमने उसको क्या नाम दे दिया, सरकार दे दिया। अब देखो सरकार दे दिया, इसका मतलब तो क्या हो गया कि बंद करने लगे, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने क्या कहा, संप्रभुता शब्द को नाम रखा, और जो संप्रभुता शब्द है उसका मतलब क्या होता है कि सर्वोच्च शक्ति, कि उनके पास सभी प्रकार की शक्तियां हैं, कब, जैसे बाह्य और आंतरिक, यानी इंटरनली और एक्सटर्नली, उनके पास सभी तरह की शक्तियां वगैरह हैं। और संप्रभुता वैसे क्या होती है, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश जो अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, वो किसी पर भी आश्रित ना हो, डिपेंडेंट ना हो। आई बात समझ। तो राज्यों की बात करें, राज्य के कितने बारे में पढ़ेंगे, 5 अंक के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, सरकार। सरकार क्या होती है, देखो सरकार लिखा मैंने, शासन लिखा, और एक मैंने लिखा प्रशासन। ध्यान रखें शब्दों का मतलब। सरकार क्या होता है कि राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने वाली संस्था राज्य का स्वरूप होती है। कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लो राजस्थान राज्य के अंदर अभी कांग्रेस की सरकार है, तो राजस्थान राज्य के अंदर जितने भी जो हमारी डिमांड होगी, जो हमारे साथ में कुछ गलत ना हो, हमें जिस चीज़ की जरूरत हो, वो जिस चीज़ की आवश्यकताएं वगैरह हैं, वो सरकार हमारे तक पहुंचाए, और हमारे साथ क्या करें, वो पहुंचा करके, और हमें क्या करें, हर चीज़ की पूर्ति वगैरह करवा सके। जैसे मान लो कोरोना काल चल रहा था, तो सरकार बहुत कुछ हेल्प कर रही थी, घर घर जाकर के खाना वगैरह दे रही थी, ठीक है। तो अब ये लॉकडाउन लगाने की जरूरत क्या पड़ी भाई, अपने लिए तो, कि हम लोग हेल्थी, मतलब कि हम लोग स्वस्थ रहे, हमें कुछ हो न जाए, टेंशन उनके भी थी, तो किसकी थी, सरकार के। तो सरकार क्या होती है, राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने वाली संस्था राज्य का स्वरूप होती है। अब सरकार कार्य कैसे करती है, वो देखो। सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। क्या करेगी सरकार, कानून बनाएगी, कानून बनाने के बाद में उन कानून को लाएगी, और क्या करेगी, उनको लागू करेगी। अब उन कानून में जब कानून बनाते हैं, उनका कोई उल्लंघन होता है तो उनके लिए क्या होता है, न्याय के लिए प्रावधान किया गया है। इन तीनों चीजों को देखते हुए इन्होंने क्या किया, एक संस्था रख दी। कौन कौन सी संस्था रख दी उन्होंने, विधायिका रखी उन्होंने। विधायिका क्या थी, विधि का निर्माण करती, यानी कानून वगैरह बना रही थी और उनको पारित करती। कार्य वाले क्या थी, जो कानून बना रहे थे उन कानूनों को क्या लागू करवा रही थी, यानी कार्य करवा रही थी उनको। और न्यायपालिका क्या काम करते हैं यहाँ पर, कि जो भी रूल्स रेगुलर, जो भी कानून वगैरह बनाए गए और उन कानून को लागू करवाया गया, कार्य करवाया गया, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई ऐसी विवाद की स्थिति, अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो क्या होता है कि न्यायपालिका जो है उसको न्याय करने के लिए है, कि आपको जो न्याय सही और गलत है उसके न्याय के लिए कहा जाओगे आप, न्यायपालिका। इसके बाद में पढ़ेंगे शासन। शासन क्या होता है कि सरकार जो कुछ करती है, सरकार जो कुछ करती है, जिस विधि या रीति से करती है, उसे हम क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले तो जैसे उसका इसके अंदर क्या आता है, नीतियां बनाना, निर्णय लेना व उन्हें लागू करवाना सम्मिलित किया गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे प्रशासन की तरफ। प्रशासन क्या होता है कि यह सरकार का कार्यकारी अंग होता है। क्या होता है ये, सरकार का कार्यकारी अंग होने का मतलब ये होता है कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनको लागू करवाने का काम करती
है, उनका कार्य करने का काम करती है। प्रशासन में कौन आते हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह आती हैं, जो क्या स्थायी होते हैं। और सरकार द्वारा बनाई गई जो भी नीतियां हैं, निर्णय आदि को लागू करवाने का यह क्या करती है, कार्य करती है। और ये क्या कहलाती है, आपकी प्रशासन कहलाती है। तो अभी आपने देखा कि कुछ शब्द थे, उन शब्दों का मतलब आपने सीखा। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि अपने आगे की जो वीडियोस है, उन वीडियोस के अंदर क्या इससे बेहतर तरीके से टॉपिक का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और जो भी बच्चे हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे आपके एसएससी हो, चाहे आपकी आर्मी हो, या फिर बैंक हो, जैसे कई मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स वगैरह हैं आपके। और जैसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम वाले यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, उनको तो बहुत जरूरी बेटा आप यहीं से पढ़ सकते हो। आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़नी है तो आप एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो आप लेकर आ सकते हो। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो आप एक काम कीजिए, आपके स्कूलिंग लेवल की बुक्स वगैरह, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह पढ़ लीजिए और मेरे साथ में वीडियो भी देखते रहिए। अगर ये सब क्लियर हो जाते हैं आपके जो स्कूलिंग बुक कंप्लीट होने के बाद में, वीडियोज के साथ साथ में आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पर थोड़ा सा ध्यान दें और आपको हर चीज़ वगैरह समझ में आ जाएगी। बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ आपको शॉर्ट तरीके से और एक डायग्राम के तहत, एक चित्र के द्वारा बना करके आपको समझा जा रहा है, जिससे क्या होगा आप बेहतर तरीके से उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज अपनी क्लास के अंदर जो हमने देखा है उन चीज़ों को देखें, याद करें और आपको आगे वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे। मैंने साथ में ये भी कहा था कि जब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल नहीं करना बेटा। कोई दिक्कत हो आप मुझे कभी छोड़ सकते हैं। जैसे मैं नंबर लिखता हूँ आपको 8290709919। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। मैसेज छोड़ने से पहले, आप कुछ भी पूछने से पहले आप अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं। अपना नाम, अपना कौन सी अपनी एज और अपनी किसी की तैयारी कर रहे हो और कहाँ से हो, बस इतना आपको लिख देना। और अपना नाम जरूर लिख के भेजें ताकि मुझे पता रहे, और कौन से स्टेट से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन से आप प्लेस से बिलोंग करते हो, ताकि मैं नंबर ऐड कर सकूँ। फिर आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा, इससे अगर गर्ल्स भी हो तो गर्ल्स, नो टेंशन, गर्ल्स फ्री होकर के आप मेरे पास में छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको ये नहीं है कि उस ग्रुप के अंदर बॉयज़ ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। गर्ल्स का अलग से सेट रखी जाएगी ताकि उनके नंबर में कोई इश्यूज वगैरह ना आ सके, और बॉयज़ का अलग से रखा जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे आगे मेरे साथ आप बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास में, ताकि वो भी हर चीज़ों को समझ सके। बस आज के इतना ही। ऑल द बेस्ट।